हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुपर स्काई क्लासेस। मैं आयुषी मैम आपके साथ जुड़ी हूँ आज बायोलॉजी का सेकंड सेशन के लिए। कल हमने अपना फर्स्ट सेशन करा था बायोलॉजी का, जिसमें मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेकर आई थी। होप सो आपने वो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का हमारा सेकेंड सेशन। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, चलिए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, What is zoology? The study of. Zoology किसकी स्टडी है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जहां पे भी जंतुओं आ गया, जंतु से मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जू का मतलब एवरीवन नोज अबाउट द जू, की जू में जानवर रहते हैं। लॉजी का मतलब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, दैट इज स्टडी। जानवरों की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जानवरों की स्टडी को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a branch of science that deals with life or the earth is related to the possibilities of life that exist, what is called? साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हमें ये पता लगता है, हम स्टडी करते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ है, दूसरे प्लैनेट्स में भी जिंदगी है। तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या देखते हैं? उसकी स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी एक ऐसी साइंस है ब्रांच की जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों में भी लाइफ है। ठीक है, ऑल राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्सोबायोलॉजी। Now moving towards the next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कल हमने ये कुछ इसमें पॉइंट्स पढ़े थे, आपको याद होंगे तो। ठीक है, The study of elements and behavior of human-like species such as monkeys, apes, orangutans, etc. मंकीज, एप्स, औरंगूटस, ये सारे वानर सेना है, बजरंग बली की वानर सेना, सारे बंदरों की सेना है। क्योंकि बंदर भी, जितने भी हमारे मंकीज हैं, ये सारे मैमल्स में आते हैं, दैट इज प्राइमेट्स। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइमेट्स कौन होते हैं। प्राइमेट्स में कौन आते हैं? प्राइमेट्स में हमारे मंकीज, एप्स, औरंगूटस। औरंगूटस एक टाइप का एप है, ये भी एक मंकी की स्पीशीज है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम ह्यूमन लाइक स्पीशीज, ये भी ह्यूमन जैसे दिखने वाली स्पीशीज हैं। ठीक है, तो हम प्राइमेट से क्या हो जाएगा बेटा आपका? इट्स प्राइमेटोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी। प्राइमेटोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम ह्यूमन लाइक स्पीशीज पढ़ते हैं, जैसे कि एप्स, मंकीज, औरंगूटस। ऑल राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल राइट, the next question is, which of the following is the study of spiders? मकड़ियों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइडर्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइडर्स की स्टडी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम स्पाइडर्स का, मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, मकड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखें तो इसका तो सही आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए है, आर्कनोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड आर्कनोलॉजी। अगर हम और ऑप्शंस के बारे में बात करें, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको नेक्स्ट सेशन में भी बताया था। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है मानव विज्ञान की, उसके कल्चर, रिलीजन, सारी चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग एंथ्रोपोलॉजीज पढ़ते हैं। एपियोलॉजी, एपी का मतलब बताया था, एपिलॉजी, स्टडी ऑफ हनी बीज। हनी बीज की स्टडी को एपियोलॉजी बोलते हैं। जहां पे भी एपी वर्ड आता है, एपी से किससे डिनोट करते हैं? एपीज, हनी बी। ठीक है, एपिज इंडिका, हमारी इंडिया की मधुमक्खी जो अच्छा मीठा मीठा शहद आपको देती है, प्रोवाइड करती है। द डी ऑप्शन इज साइनोलॉजी। साइनोलॉजी एक ऐसी स्टडी, इसमें साइनोलॉजी में आई थिंक स्पेलिंग में मिस्टेक है,
Cynology. Cynology, CYNOLOGY. Cynology is a study of dogs. हम अगर dogs के बारे में स्टडी करते हैं तो हम साइनोलॉजी में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे मकड़ियों के बारे में पूछा है तो मकड़ियों का अध्ययन किस में होता है? That is archaeology. All right. Moving towards the next question. The next question is, साउरोलॉजी. साउरोलॉजी किसकी स्टडी है? साउरोलॉजी स्टडी है बेटा किसकी? साइरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड, छिपकली. छिपकली की अगर हम बात करें तो छिपकली के अगर हम लोग उसके बारे में उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, XYZ कुछ भी पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ेंगे इसको? साउरोलॉजी में पढ़ेंगे. तो साउरोलॉजी किसकी स्टडी है? लिजर्ड की स्टडी है. अब एक बात सुनिए, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था मस्किटोज, इंसेक्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली थी कि मस्किटोज एंड कॉकरोच ये दोनों बेटा क्या हैं? ये दोनों इंसेक्ट्स हैं. तो इंसेक्ट्स की स्टडी को हमने क्या पढ़ा था? एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जिसमें हम कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करते हैं. द लास्ट वन इज स्नेक. स्नेक एक रेप्टाइल. स्नेक एक रेप्टाइल है तो रेप्टाइल की स्टडी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेप्टोलॉजी. रेप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक इज अ रेप्टाइल. तो यहाँ पे हमने किसका पूछा है? सेरोलॉजी का पूछा है. तो सेरोलॉजी किसकी स्टडी होती है बेटा? सेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, a written document that an anthropologist produces from research depicting a culture. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एक रिसर्च से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको लेकर आता है, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? उस रिटर्न डॉक्यूमेंट का नाम है एथनोग्राफी. तो एथनोग्राफी एक ऐसी रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी रिसर्च के बाद. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, the science of studying the preserved remains or science of animals, plants and other organisms of ancient times is called. अगर हम बात करें रिमेन्स, किसकी रिमेन्स? कि प्राचीन काल के जो जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष, जो अवशेषों के बारे में किस में बात करते हैं? सिंपल है, जहां पे भी हम अवशेषों के बारे में बात करते हैं इसका मतलब हम किसके बारे में कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉसिल्स. फॉसिल्स में कुछ भी आ सकते हैं. जो रिमेनिंग्स होते हैं फॉसिल्स में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स फॉसिल्स में आते हैं, प्लांट्स फॉसिल्स में आते हैं. इनके सारे जो अवशेष होते हैं इसकी स्टडी हम किस में पढ़ते हैं? हम स्टडी करते हैं पैलियोन्टोलॉजी. पैलियोन्टोलॉजी में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. पैलियोन्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ एंशिएंट टाइम्स. तभी हमें पता लगता है कि भाई पुराने टाइम में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से जानवर थे हुए. डायनासोर्स का कैसे पता लगा? फॉसिल्स की वजह से. आज अब पेट्रोलियम यूज करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? जस्ट फॉसिल्स की वजह से. पैलियोन्टोलॉजी इज स्टडी जहां पे हम देखते हैं प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. ऑल राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आने जा रहा है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अगेन फॉसिल्स आ गए. जहां पे भी फॉसिल्स आएगा, फॉसिल्स, आयुषी मैम ने क्या बताया था कि फॉसिल्स में जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान कौन सा होता है? इस पैलियोन्टोलॉजी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फॉसिल्स के बारे में जहां पे भी बात होगी आंख बंद करके बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, दैट इज पैलियोन्टोलॉजी. ऑल राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 पैलियोन्टोलॉजी. अगेन पैलियोन्टोलॉजी आ रहा है. ऑब्वियस ही बात है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इट्स फॉसिल्स. फॉसिल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि फॉसिल्स, पैलियोन्टोलॉजी बेटा एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं. जो हमारे रिमेन्स बचे हुए हैं एनिमल्स, प्लांट्स के और अदर ऑर्गेनिजम्स के, वो सारी स्टडी हम पैलियोन्टोलॉजी में करते हैं. मैं आपसे बार बार पैलियोन्टोलॉजी के बारे में बोल रही हूँ, इसलिए याद रखिएगा जहां पे भी फॉसिल्स वर्ड का यूज होगा दैट मीन्स हम पैलियोन्टोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं. All right. Next question. Question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10 इज, जहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए, स्टडीड ऑफ फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी हमने फाइटो वर्ड कल भी पढ़ा था। फाइटो वर्ड जहां पे भी आता है, फाइटो वर्ड बेटा जहां पे भी आता है वहां पे हम प्लांट्स के बारे में, फाइटो, फोटोसिंथेसिस, फाइटो, कल भी मैंने आपको सेशन में बताया था। बार बार चीजें बायो में कहीं ना किसी चीज से छोटी छोटी चीजें लिंक करती हैं। आपका काम है उनको समझना, उनको ध्यान रखना, अपने दिमाग पे ध्यान रखना, हाँ इस टर्म में क्या आना चाहिए। कुछ चीजें बेटा आप लोग ट्रिक से समझेंगे ना, आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर आपको फाइटोलॉजी नहीं समझ में आ रही, दिमाग से लाओ फाइटो, फाइटो वर्ड, देन फाइटो वर्ड्स हम लोग किससे लिंक अप करेंगे बेटा, प्लांट से करेंगे। सो प्लांट्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पौधों को, ठीक है। फाइटोलॉजी किसकी स्टडी होती है, प्लांट्स की स्टडी होती है, ठीक है, ऑल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ऑन्कोलॉजी जो टर्म होता है, ऑन्कोलॉजी एक टर्म होता है किसके लिए, कैंसर के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर्स, क्योंकि कैंसर को पैदा करने वाले, कैंसर को लाने वाले कौन से जीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं। बेटा याद रखना कि कैंसर किस वजह से आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन एक ऐसा जीन है जो कैंसर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कैंसर लाता है बॉडी में, इसीलिए ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोजीन से याद रखिएगा, दैट इज ऑन्कोजीन। सो किससे रिलेटेड है ये बेटा, कैंसर से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं और ऑप्शंस के बारे में, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ह्यूमंस की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में वीक हो जाती है क्या, बोन, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डायबिटीज तो सबको पता होगा कि ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज, बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज। एंड द रीनल फेलियर, रीनल वर्ड किससे करता है लिंक, किडनी। जब किडनी हमारी बॉडी में वेस्ट नहीं बना पाती, इसका मतलब ऐसी कंडीशन को रीनल फेलियर बोलते हैं। जब यूरिनेशन नहीं हो पाती, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते, इस वजह से रीनल फेलियर हो जाता है जो कि किडनी में होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑन्कोलॉजी पूछा गया है, तो ऑन्कोलॉजी का सीधा सीधा आप लोग लिंक किससे करेंगे, ऑन्कोजीन से करेंगे, क्योंकि ऑन्कोजीन किससे रिलेट करता है, ऑन्कोलॉजी से करता है। ऑल राइट, नाउ next question is question number 12. Question number 12. Question number 12 is what is mycology? mycology क्या होती है? माइकोलॉजी बेटा एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, माइकोलॉजी को हम बात करते हैं बेटा फंजाई के बारे में, ठीक है। जितने भी फंजाई होती है, फंजाई के बारे में, उसको मॉर्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शनल बेसिस जो भी होता है, हम माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब फंजाई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे बताइए फंजाई कौन सी है। फंजाई यहाँ पे है मशरूम। मशरूम क्या होती है बेटा, स्टडी ऑफ मशरूम्स। मशरूम्स किस में आते हैं, मशरूम्स आते हैं फंजाई में। तो फंजाई क्या है, फंजाई एक मशरूम है, मशरूम एक फंजाई है जिसकी स्टडी में हम लोग माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑल राइट, now moving toward the next question. The next question is question number 13 again. Question number 13 again. माइकोलॉजी किससे रिलेट करता है, माइकोलॉजी किससे रिलेट करता है, फंगस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माइकोलॉजी जहां पे भी आएगा आप लोग फंजाई को ऐड कर देंगे, फंजाई पे टिक लगाएंगे। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ओनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ओनियोलॉजी किसकी स्टडी है, ओनियोलॉजी यहाँ पे ONEIO होगा, ओनियोलॉजी। ओनियोलॉजी किसकी स्टडी है बेटा, ओनियोलॉजी स्टडी है आपके ख्वाबों की। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स, जो आप सपने देखते हैं, इन सपनों की स्टडी करी जाती है।
कि एक इंसान जो सपने देख रहा है वो किस नज़रिए से देख रहा है, उसको ब्रेन क्या फंक्शनिंग कर रहा है, किस नॉलेज से उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, कहाँ पे सपने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो ये सारी ऑनियोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं। तो ऑनियोलॉजी इज द फंक्शन ऑफ ड्रीम्स। ऑल राइट, नाउ moving towards the next question. The next question is question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है टॉक्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? टॉक्सिक। मेरी लाइफ बहुत टॉक्सिक हो गई है, सुना होगा ऐसा बोलते हैं, टॉक्सिसिटी हो गई है। टॉक्सिक मीन्स होता है जहर। टॉक्सिक जहर, जैसे कुछ लोग किसी की लाइफ में जहर डालते हैं, तो टॉक्सिसिटी, जहां पे भी टॉक्सोलॉजी वर्ड आ जाएगा, टॉक्सिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइजन, जहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहां पे टॉक्सोलॉजी आएगा, टॉक्सिक मीन्स होता है जहर, दैट इज पॉइजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि टॉक्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? इज द स्टडी ऑफ पॉइजन। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली फ्रॉम इज रिलेटेड टू, टेक्सोनॉमी बेटा किससे रिलेटेड है? टेक्सोनॉमी हमारी रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता। ठीक है, जहां पे भी टेक्सोनॉमी वर्ड आएगा आपको बायोडाइवर्सिटी पे मार्क करना है। टेक्सोनॉमी बेसिकली किससे रिलेट करता है? जैविक विविधता से, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स? बायोसिस्टमैटिक्स का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य है इसका? सो बायोसिस्टमैटिक्स का मेनली उद्देश्य ये होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना किसके बेस्ड में? उनके मॉर्फोलॉजिकल, इसके बेस्ड में, कि किसके बेस में? मॉर्फोलॉजिकल तत्वों के आधार पे उनको क्लासिफाई करा जाता है, तो इसको बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो व्हाट इज बायोसिस्टमैटिक्स? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स, उनके तत्वों के आधार पे जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसको बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, question number 18th. Question number 18th. What is the study of different type of tissues? टिश्यूज की स्टडी को क्या कर बोलते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स की स्टडी के बारे में, ठीक है? तो सेल की स्टडी को बेटा क्या बोलते हैं? जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसको स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एनाटमी, सारी चीज़ें अंदर पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है सेल के, कहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा साइटोलॉजी में। तो यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? टिश्यूज किसके बने होते हैं? सेल्स के। जब सेल्स कई सारे ग्रुप में आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, क्योंकि टिश्यू आगे चल के ही आपका ऑर्गन्स बनाएंगे बॉडी में, और ऑर्गन्स आगे चल के पूरा आपका एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसीलिए टिश्यूज की स्टडी को बेटा हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद देयर एनवायरमेंट। जब एनिमल्स एंड एनवायरमेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, इसके बीच में, एनिमल्स और एनवायरमेंट के बीच में जब एक रिलेशन होता है तो उसकी स्टडी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे हम एनिमल्स और एनवायरनमेंट की स्टडी पढ़ते हैं, उनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, तो उसमें हम किस में पढ़ते हैं बेटा? इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इको वर्ड, तो इको वर्ड से याद रखिएगा आप लोग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. Which of the following cellular component is not present in most prokaryotes?
प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा? सेल दो प्रकार के होते हैं, सेल टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। इनमें न्यूक्लियस सबसे मेन डिफरेंस होता है। जैसे कोई जो जुड़वा लोग होते हैं उनके बीच में भी 19-20 का फर्क होता है, वैसे ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में भी अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर होता है उनकी न्यूक्लियस का, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में न्यूक्लियस का अंतर होता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और यूकैरियोट्स में बेटा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ऑलराइट, तो इसमें यह पूछा गया है कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो प्रेजेंट नहीं होता है। सो यहाँ पे केंद्रिक झिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में बेटा न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स में इनमें से कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो नहीं पाया जाता है? दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। केंद्रिक झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में यह पूछा गया है कि एनर्जी by the breakdown of glucose in human cells is formed. For the breakdown of glucose, these who requires it form? मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के जो विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है? ऊर्जा मीन्स एनर्जी। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम सबको एनर्जी मिलती है, नो डाउट। उस एनर्जी को बनाने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन। अगर फूड के साथ बेटा ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी रेस्पायरेशन के थ्रू तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ह्यूमंस की सेल्स में और उस ग्लूकोज को टूटने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी आवश्यकता होती है? दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एनर्जी बिना ऑक्सीजन जोड़े, जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज का टूटना, जब ग्लूकोज टूटेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज का टूटना दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तब ग्लूकोज टूटता है और हमें बदले में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ऑल राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछा गया है कि What is the energy currency of for most cellular processes? एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है सेल की? तो बहुत सिंपल है, एनर्जी करेंसी, जिससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी करेंसी बेटा बोला जाता है एटीपी को। एटीपी को क्या बोला जाता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी कैसे बनी है बेटा? एटीपी बनी है एडीपी से, प्लस एक और फॉस्फेट जब जुड़ता है, जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ दो फॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट मिलता है, तो दो फॉस्फेट और एक फॉस्फेट मिलके कितने फॉस्फेट बनाते हैं बेटा? 3 ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, जो कि एनर्जी करेंसी है। इसी की फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर होती है। एटीपी तब ब्रेक डाउन होती है जब हम कुछ बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। आप बहुत जम के नाच लिए, इतने जम के नाच लिए कि थक गए, कि आपकी एटीपी उस वक्त ब्रेक डाउन हो रही है। जितना आपकी बॉडी में एटीपी स्टोर हुआ था, एनर्जी स्टोर हुई थी, अब आपके फिजिकल वर्कआउट से वो एटीपी क्या हो रही है? वो टूट रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको दोबारा से खाना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी, तभी दोबारा से एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है? दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाउ the next question is question number 23. Question number 23 में ये बोला गया है, which organelle is known as the suicide bag of the cell? suicide bag बेटा किसको बोला जाता है? सेल का suicide bag बोला जाता है बेटा लाइसोसोम को।
लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि बहुत सारे सेल में साइटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो कई सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, कई सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका अपना अपना फंक्शन होता है, अपने अपने रोल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। बिना न्यूक्लियस के सेल काम ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता काम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। एंड द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोल बेटा हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा, दैट इज लाइसोसोम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, where in the cell does the breakdown of the 6 carbon molecule glucose into the 3 carbon molecule pyruvate take place? सेल में किस जगह पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज बेटा जब टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? इट्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जब ग्लूकोज टूटता है दैट मीन ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, तो बेटा वो आगे चल के क्या बनाता है? वो आगे चल के 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। तो बेटा ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरुवेट बनाता है, और ये सारा सेल के अंदर किस जगह पे होता है? ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। किस में पाया जाता होता है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटने के बाद वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि पायरेट है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, और ये किस में हो रहा है बेटा? ये हो रहा है आपके साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म कहां दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्म। सो ग्लूकोज टूटता है 6 से 3 में साइटोप्लाज्म में। ऑल राइट, नाउ 25th क्वेश्चन हमारे सामने है। 25th क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट इज द सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों अलग अलग सेल्स हैं, इनके सब यूनिट राइबोसोम्स की भी अलग होगी। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में एंड यूकैरियोटिक के बारे में, सो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे प्रोकैरियोट पूछा गया है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स की सब यूनिट होती है बेटा 30S एंड 50S, एंड यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स की सब यूनिट होती है 60S एंड 40S। ठीक है, इसको 100 और 80 से याद रखिएगा। देखिए कहाँ आ रहा है 50S एंड 30S, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर्स कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स की सब यूनिट कितनी होती है? दैट इज 50S एंड 30S। सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी पूछा आपको कमेंट बॉक्स में, प्लीज उसको कमेंट करिए। और आज मैं आपके लिए एक होमवर्क लेकर आई हूँ, आपको बताना है कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्म होता है और रेस्पिरेशन के कौन से टाइप में होता है। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क का जवाब देना है मुझे। कल मैं जिसने भी सही जवाब दिया मैं कल उसको नाम लूंगी, इसलिए आप प्लीज प्रिपरेशन करिएगा अच्छे से, इन क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, बिकॉज अब रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।